हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम हमारा जो लेसन है स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इस पाठ का वाचन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पतझड़ में टूटी पत्तियाँ इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है ज़ेन की देन। तो इसमें से जो गिन्नी का सोना है, ये वाला जो पोर्शन है ये इस साल स्किप किया गया है सीबीएसई की तरफ से। हमें सिर्फ सेकेंड वाला जो पोर्शन है वही पढ़ना है, ज़ेन की देन। अब पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इसके लेखक है रविंद्र केलेकर। तो हम पहले परिचय पढ़ते हैं उनका। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित है। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकेडमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियाँ हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समिधा, सांगली ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। पाठ प्रवेश देखिए। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएँ, आगम कथाएँ, जातक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग में जो दूसरा प्रसंग दिया हुआ है, ज़ेन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान उसकी पद्धति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो पोर्शन है गिन्नी का सोना, वो सीबीएसई की तरफ से इस बार स्किप किया गया है। हमें जो सेकंड पोर्शन है ज़ेन की देन, उसे ही देखना है। ज़ेन की देन, तो इसका हम रीडिंग करते हैं पहले। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेडप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। अब हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, दोजो का मतलब आइए, तशरीफ़ लाइए, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ़ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था
कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्याली में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मिट्टी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। ज़ेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो इस पार्ट में जो दिया है ज़ेन की देन, ये जब लेखक जापान गए थे वहाँ का किस्सा उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है इस पार्ट के माध्यम से। तो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा मुख्य आपको ध्यान में रखने वाली एक बात है कि जो जापान में टी सेरेमनी होती है उसका नाम क्या है और वो किस तरह से निभाई जाती है। जो टी सेरेमनी होती है उनके लिए वो एक ख़ास पल होता है, तो वो किस तरह उसे वो लोग निभाते हैं या किस तरह वो उसे एंजॉय करते हैं, वही बातें हमें इस पार्ट में ज़्यादातर ध्यान में रखनी है। जो टी सेरेमनी होती है जापान में उसे क्या कहा जाता है, इसलिए आपको यह पार्ट एक बार फिर से पढ़ना है क्योंकि उस सेरेमनी को कहा जाता है चा नो यू। तो आशा करती हूँ आप एक बार फिर से ये पार्ट पढ़ोगे और क्या क्या बातें लेखक ने बताई है वो विस्तार पूर्वक हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।